नमस्कार, मेरा नाम सूरज है और आप नमस्कार पूर्वांचल देख रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जब जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धियों को हासिल करता है तो अक्सर वो या तो अपने पूरे प्रोफेशनल जीवन को ही जीता है या कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो न सिर्फ अपने लिए अपने जीवन को जीते हैं बल्कि समाज, धर्म और देश के लिए भी कुछ ऐसा कर जाते हैं जो दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनती है। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्होंने जीवन में कई बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया। सीए बने, सनातन स्वयंसेवक संघ बनाया, भाजपा रानी में एक भव्य हनुमान मंदिर का निर्माण कराया, एक महायज्ञ भी कराया, कई सारे सामाजिक धार्मिक आयोजनों के बाद आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बैठे हैं। हम इन सभी विषयों पर इनसे संवाद करते हैं। उससे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी आपका। कैसे हैं समय निकालने के लिए। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया हूँ। हमारे साथ सीए अजय वर्धमान जी हैं। सर, आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा? प्रारंभिक जीवन सूरज जी बहुत संघर्ष में बीता और जब से होश संभाला मुझे लगता है 7-8 साल की उम्र से तभी से संघर्ष चालू हो गया और जो कि निरंतर आज भी जारी है, चल रहा है जी। और मुझे लगता है कि अगर ज़िंदगी में अभाव न हो इंसान के पास तो फिर वो कुछ नया सोचने के लिए तैयार नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारे पास किसी चीज़ की कमी होती है तभी मन में रहता है कि नहीं, अब इन कमी को हम दूर कैसे करें, इसके लिए कितना अच्छा प्रयास कर सकते हैं। सर, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई? देखिए, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक गांव है, भेड़ा पाकड़ नाम है उसमें। मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहाँ से है और प्राइमरी स्कूल आप देखे होंगे आज भी। तो खैर आज के डेट में तो बहुत चीज़ें बदल गई हैं। हम लोग के ज़माने में एक बोरा हुआ करता था, एक पटरा हुआ करता था। तो हमने क्लास 3 तक की पढ़ाई अपने घर के सामने ही प्राइमरी स्कूल था, बोरा और पटरा पे हमने पढ़ाई करी। क्लास 3 के बाद फिर चूँकि मेरे पिताजी की एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, आज भी है, तो हम भाट पर आ गए। उनके साथ साइकिल से आते थे या उन्होंने कुछ कन्वेंस की भी व्यवस्था करी थी या कभी पैदल आ गए। तो क्लास 3 के बाद हमारी प्रारंभिक शिक्षा भाट पर आनी से हुई। क्लास 5 तक पढ़ने के बाद और फिर मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज है, यहाँ से मेरी हाई स्कूल तक की पढ़ाई हुई। बहुत संघर्ष था ज़िंदगी में और मुझे ध्यान आ रहा है कि मेरी एक छोटी बहन है जो हमसे 8 साल 9 साल छोटी है। तो बाय बर्थ उसको पोलियो था, तो उसको लेके मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा, मेरी मम्मी इंडिया के कोने कोने में गए और उस समय लगभग 8-9 साल की मेरी उम्र थी। तभी से सारा का सारा बिजनेस, सब जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी और उस समय चूँकि रोज़ रोज़ यहाँ से रात को पैदल गांव जाना संभव नहीं था, तो मैं यहीं रहता था और वही खाना बदोश वाली ज़िंदगी थी। न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना। जो दुकान के बाहर जो शेड हुआ करता है, तो हम लोग क्या करते थे कि एक चारपाई होती थी, उस शेड के ऊपर रख देते थे रात में। सुबह जब सो के उठते थे तो उसको रोड पे ही सोना होता था। फिर बिस्तर उठाया और ऊपर उठा के सेट पर रख दिया। फिर गए अपना बगल में कुआं हुआ करता था, उसी कुएं पे नहाते थे। अपना फ्रेश वगैरह होके होटल में खाना खाना होता था, क्योंकि न माँ थी न पापा थे साथ में, एक मेरी बहन बड़ी और एक मैं। सर, अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी आने लगता है तो क्या करता है कि अपने सपने को भूल जाता है, फिर अपने जिम्मेदारी का ही निर्वहन करना शुरू कर देता है। तो सर, जब आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी जब आ गई तो फिर आपने अपने को कैसे संभाला और इतने बड़े सपनों को कैसे देखा कि इन सारी जिम्मेदारियों को पार करके हम सीए बनेंगे? नहीं, देखिए, सीए बनने का कुछ ऐसा नहीं था। मुझे याद है इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 1984 में, तो उसके पहले से ही मैंने सारी जिम्मेदारी संभाल रखी थी। और जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई उस समय मैं दिल्ली में था, अपने ग्रैंडफादर के साथ मैं मार्केटिंग करने गया हुआ। तो मुझे आज भी याद है वो दिन कि हम लोग को लग नहीं रहा था कि हम लोग कैसे वापस पहुंच पाएंगे अपने घर में। तो
उस समय से ये जो सफ़र चालू हुआ, 1990 तक मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई करी। हाई स्कूल में फिर मेरा एक कुछ दोस्त बने, तो मुझे उन लोगों ने कन्विंस किया कि आपको कॉमर्स की पढ़ाई करनी चाहिए। बहुत कन्फ्यूजन था, करें क्या, कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो फिर मैंने अपना स्कूल चेंज किया, बाबा राघव दास इंटर कॉलेज है, वहाँ 11th में मेरी मेरा एडमिशन हुआ। पूरा 11th मेरा केवल डेबिट क्रेडिट समझने में ही चला गया। मैंने कहा यह गलत क्या मैंने ले लिया बयाना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर 11th बीता, जैसे तैसे 12th में पहुँचे। 12th में पहुँचने के बाद कल्याण सिंह का एक 92 की बात बताता हूँ। कल्याण सिंह जी की सरकार बनी। कल्याण सिंह जी ने नकल अध्यादेश लागू किया और बहुत चर्चा हुई उसकी। आज भी लोग उसका चर्चा करते हैं, उस रेजिम का चर्चा करते हैं। हाँ, कि उसमें नकल नहीं हुआ। उन्होंने नकल करने वालों को जेल भेजने की बात कही, जो कि आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। तो चूंकि मेरे फादर के कुछ दोस्त लोग थे जो टीचर थे यहाँ पे, लेकिन उन लोगों ने भी मना कर दिया कि हम नकल कुछ नहीं करवा पाएंगे, कहीं कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो चूंकि हम लोग किराए के मकान में रहते थे, मेरा फादर चूंकि BSc किए हुए हैं पहले का ही, अपने ज़माने के ग्रेजुएट हैं, तो उनको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता थी। वो चाहते थे कि मेरे बच्चे पढ़ें। तो उन्होंने बहुत मेहनत करी हमें पढ़ाने में। पूरा दिन दुकान हम लोग देखते थे और 4 बजे भोर में उठ के किराए के मकान में, और जहाँ न लाइट रहता था, लालटेन दिया जो भी मिलता था, मोमबत्ती, वो मुझे जगा के पढ़ाने की कोशिश करते थे। तो पिताजी ने मेरे से कहा एक दिन कि देखो, तुमको अगर अपनी ज़िंदगी बनानी है तो तुमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सारे दोस्तों ने मना कर दिया है कि कोई हम हेल्प नहीं कर पाएंगे, उसको खुद पढ़ के पास होना पड़ेगा। तो कल्याण सिंह का शासन है, कोई नकल होगा नहीं। तो जितना हो सका मैंने पढ़ाई करी, जितना भी कर सकता था। पूरे दिन दुकान चलाना और रात को 4 बजे उठ के फिर 4 बजे से 7 बजे 8 बजे तक पढ़ाई करना, फिर दुकान चलाना। खैर रिजल्ट आया और मुझे ध्यान है कि हम लोग करीब, मेरे क्लास में 30 बच्चे थे जो कॉमर्स के थे, उसमें से 11 लोग पास हुए थे। अच्छा। और उसमें एक मैं भी था। तो वही मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से मैं CA करने के लिए सोचा एक बार। तो CA के बारे में जानकारी, जैसे अब 12वीं की परीक्षा पास करते, फिर कैसे जाने कि CA भी कुछ होता है? बिल्कुल, मैं 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद मैं इलाहाबाद गया। मेरा मन था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से या किसी ऐसे कॉलेज से अगर मेरा एडमिशन हो जाता है तो ग्रेजुएशन वहीं से कर लेंगे। तो इलाहाबाद में गया और वहाँ 1.5 महीने था मैं। मेरा कजिन था, तो उसके ही रूम पे मैं रहता था और एग्ज़ाम की तैयारी किया, टेस्ट भी दिया। पहली लिस्ट में मेरा एडमिशन नहीं हुआ। मैं बड़ा डिमोरलाइज था कि यार अब क्या करेंगे। खैर सेकेंड लिस्ट में मेरा नाम आ गया। CMP कॉलेज है, चौधरी महावीर प्रसाद, उसमें मेरा एडमिशन हुआ। उसी दरमियान एक वाकया ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी के एक दोस्त थे जिनके लड़के CA कर रहे थे कानपुर से। तो संजोग की बात है, उसी दरमियान वो भाजपा रानी आए। अच्छा। तो उन्होंने पापा से कहा कि इसको CA क्यों नहीं करा रहे हैं, क्यों इसको भेजे हैं BCom करने के लिए, इसको कानपुर भेजिए, क्योंकि वो कानपुर रहते थे, उनके ससुराल भी कानपुर थी। तो इसको मेरे पास भेजिए, मैं इसको CA करवाऊँगा। तो फिर मुझे मेरे पास गया, मैसेज गया। उस समय मोबाइल तो होता नहीं था, तो मेरे पापा ने लेटर भेजा और एक लोग लेके गए। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, तुरंत कानपुर निकल जाओ। और फिर मैं वहाँ से इलाहाबाद से बोरिया बिस्तर से बेटा फिर कानपुर निकल गया। कानपुर में चूँकि उनके फादर इन लॉ प्रिंसिपल हुआ करते थे उस समय, तो उन्हीं के कॉलेज में, सनातन धर्म कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया और फिर CA की जर्नी वहाँ से शुरू हुई। सर, ऐसा माना जाता है कि CA का जो एग्जाम होता है वो UPSC से भी ज़्यादा कठिन होता है, तो सर कितना तैयारी करना पड़ता है उसके लिए? सर नो डाउट CA का एग्ज़ाम बहुत टफ होता है। और सबसे बेसिक
अंतर क्या है सीए में और बाकी प्रोफेशनल कोर्स में, कि आपको मेहनत करनी है केवल एंट्रेंस के लिए। अगर आपको नीट करना है, आपको इंजीनियरिंग करनी है, तो अगर आपने एंट्रेंस निकाल लिया तो आपको हो जाता है, फिर बाद में लोग कर लेते हैं। बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि जो बाद में फेल हो जाते हैं लोग, लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट है। इसमें एडमिशन के टाइम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पास आउट में दिक्कत है। अगर आप डेडिकेशन के साथ, क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई नहीं करते हैं तो बहुत दिक्कत है क्वालिफाई करना। सर भी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया है, तो कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत परेशान हैं इस बात को सोच के कि अब हम करें क्या। अगर उन विद्यार्थियों को अगर सीए बनना हो तो क्या सुझाव देंगे उनको? एक बिल्कुल बहुत अच्छा करियर है, नो डाउट। और सीए करने के बाद आपके पास सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। अगर आप चाहते हो प्रैक्टिस करना तो प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और अगर जॉब करना चाहते हो जॉब भी कर सकते हो। प्रैक्टिस में भी बहुत सारा स्कोप है, बहुत अनलिमिटेड स्कोप है। आप अपने आप को कितना एक्सप्लोर कर सकते हो उतना ही इसमें स्कोप है। तो ऑप्शन दोनों है। सीए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो बच्चे 12th के बाद अगर जाना चाहते हैं। डिपेंडेंसी नहीं है किसी के ऊपर, खुद आपको अपने आप को स्टेबल करना है, और अब लड़के कर भी लेते हैं। जो नई नई चीज़ें गवर्नमेंट भी चाहती है कि आज की जो पॉपुलेशन है वो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करे। जितनी भी फाइनेंशियल मैटर है, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, या जितनी भी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन बढ़े। तो एक सीए एज ए सीए स्कोप बहुत है। आप कितना काम कर लेते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर सीए बनने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा काम मिलता है फिर प्राइवेट सेक्टर में? देखिए काम तो हर जगह है, गवर्नमेंट में भी है, प्राइवेट में भी है। अभी आपका टेम्परामेंट है कि आप कैसा क्या डिसाइड करते हो। मैं आपको बताऊं, सीए करने के बाद मैंने भी जॉब किया, 2.5 महीने जॉब किया मैंने। एक सीमेंट की कंपनी हुआ करती थी कानपुर में, आज भी है, बड़ी कंपनी है। तो मुझे याद है कि मेरा पैकेज 2003 में मेरा पैकेज था 4 लाख रुपए का। अच्छा, एनुअल का। तो 2-2.5 महीना मैंने टाइम वहाँ पे जॉब किया। तो एक दिन मैंने सोचा कि यार ये 4 लाख रुपए में क्या होना है, तो मैं कितना ग्रोथ कर जाऊंगा इससे। मेरा 2004 में 2003 में 4 लाख तो बड़ा रकम होता 4 लाख रुपए एनुअल का पैकेज था। हाँ। तो मुझे लगता था कि नहीं मेरा काम ऐसे नहीं चलेगा। तो पापा से बात करी, हमने कहा पापा इस तरह से काम तो कैसे कर पाऊंगा मैं। हालांकि उन लोगों ने बोला था कि ये 6 महीने का टाइम प्रोबेशन का है, इसके बाद आपका पैकेज 6 लाख हो जाएगा। मैं जो 50,000 रुपये महीने में मैं क्या कर पाऊंगा। तो और मुझे मज़ा भी नहीं आ रहा था। एक्चुअली मुझे चैलेंजिंग काम शुरू से पसंद है, और उसमें एक प्रोटोटाइप काम, सुबह ऑफिस जाओ, और एक सेट पैरामीटर था कि आपको ये काम करके शाम तक छुट्टी हो जानी है। तो मेरा मज़ा नहीं आता था, मुझे कुछ चैलेंजिंग करना था। तो 2004 में मेरी फिर शादी हुई, देवरिया ही मेरी शादी हो गई। मेरे पापा से कहा कि पापा जॉब नहीं करना है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे एक ऑफिस बनवाना है। तो थोड़े दिन पहले ही घर वर भी बना था मेरा भाटपार में। तो पापा ने कहा कि देखो बहुत पैसा तो नहीं है, थोड़ा बहुत चाहिए तो ले लो, और बाकी कहीं से मैनेज करके प्रैक्टिस स्टार्ट कर लो। तो मुझे याद है कि घर से मुझे 15,000 रुपये मिले थे केवल, और पापा ने कहा था कि देखो और कहीं से व्यवस्था कर लो, धीरे धीरे दे दूंगा तुमको, किसी से उधार लेके काम कर लो। 2004 की बात है ये। फिर मेरी सिस्टर रहती थी सलेमपुर में, रहती है, अभी भी है। कुछ पैसे वहाँ से लिए, कुछ पैसे अपने फादर इन लॉ से लेके हमने एक छोटा सा ऑफिस 10 बाई 10 के कमरे में स्टार्ट किया 2004 में। और उसमें भी 2 लोग हुआ करते थे, एक एडवोकेट थे, वो एक टेबल पे वो बैठते थे और एक टेबल पे मैं बैठता था। तो 23 अगस्त 2004 को ये मेरी सीए वाली जर्नी स्टार्ट हुई, छोटे से कमरे से। सर सीए वाली जर्नी के या बात तो हम करेंगे सर, उससे पहले हम थोड़ा और भी जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि नए यूथ इस वीडियोज को देखेंगे। सर जब आप कॉलेज लाइफ को जी रहे थे तो उस दौरान आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होती थी, कैसे अपने पूरे कॉलेज लाइफ को आपने जिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। कॉलेज लाइफ की यादें आज भी ताज़ा हैं। खूब संघर्ष किया, घर से एक लिमिटेड पैसे जाते थे,
800 रुपया हॉस्टल का फीस था हम लोगों का पूरे साल का। अच्छा। पूरे साल की जो फीस हुआ करती थी वो 800 रुपये थी। वो जमा हो गया। मुझे आज भी वो दिन याद है कि 800 रुपये जमा करने के बाद एक 50 रुपये की पर्ची और से कटी, और उस 50 रुपये में एक चारपाई और एक लकड़ी का टेबल और लकड़ी की कुर्सी, ये तीनों चीज़ मिली। खुद लेके जाना था, लेके गए हम लोग हॉस्टल में। मैं स्टे किया और 250 रुपये महीने लगते थे मेस के लिए। दोनों टाइम खाने के लिए 250 रुपये महीने लगते थे। उतने पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। कुछ बच्चे ऐसे थे जो मेस में बगल में बैठ के वो कटोरे में घी लेके आ रहा है, कोई अपने घर से कुछ खा रहा है, कुछ कर रहा है। तो चूंकि इतनी व्यवस्था हमारे पास नहीं थी कि हम घी लेके आ पाए, तो चीज याद आती है। लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा हो बिल्कुल गया। सर, छात्र जीवन में जब कोई भी विद्यार्थी होता है, तो अगर कोई फाइनेंशियल थोड़ा सा मजबूत होता है और तो उसके पास वो सारी व्यवस्थाएं होती हैं, जो थोड़ा सा फाइनेंशियल कमजोर होता है जी। तो उसके बाद चुनौती ये भी होता है कि उसको अच्छे दोस्त भी नहीं बन पाते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं था, कुछ धीरे धीरे दोस्त बन गए। जी। और नेचर में ऐसा था कि सबकी हेल्प करना, सबके साथ रहना, तो दोस्त बन गए। फिर एक हनुमान जी का मंदिर था वहीं हॉस्टल से बगल में, तो मंगलवार को शनिवार को 2 दिन वहाँ भंडारा और प्रसाद होता रहता था। तो उधर निकल गए कभी। ऐसे 3-4 महीना बीता। फिर कुछ ट्यूशन ले लिया हमने, कुछ ट्यूशन पढ़ाया, तो ठीक ठाक हो गया। फिर धीरे धीरे काम चलने लगा। जैसे जैसे देखो, अगर आप एक सॉफ्ट स्पोकन हो और लोगों की हेल्प करना जानते हो, लोगों के साथ रहना चाहते हो, तो बहुत दिन तक आप अकेले नहीं रह पाओगे। एक भीड़ आपके साथ जुड़ती जाएगी। तो ये अनुभव मुझे उसी समय से है और इसका कोई तोड़ नहीं है। अगर आपको लोगों को जोड़ना है तो आपको सबके साथ लगना पड़ेगा, उनके दुख में आपको आगे रहना पड़ेगा, उनके साथ चलना पड़ेगा। तो बहुत मुश्किल नहीं है लोगों को इकट्ठा करना। जब आप अपने कॉलेज के दिनों को फिर से याद करते हैं, तो कौन सा ऐसा पल है जिसको याद करने के बाद आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है? बहुत सारे पल ऐसे आए सूरज जी। एक लंबी लाइन है उसको लेके। सबसे एक बार क्या हुआ, जब हम नए नए कॉलेज में गए, एक तो गांव से गए हुए थे, उस समय भाटपरानी भी छोटा सा कस्बा हुआ करता था, और एकदम से कानपुर में जाके, और कॉलेज का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, वहाँ शहर के लोग, और उसके पहले कभी इतना लंबी यात्रा पे जाना हुआ नहीं। तो मैं तो बिल्कुल सकुचा हुआ था, पीछे बैठा हुआ था चुपचाप धीरे से। और जो वहाँ के लोकल लड़के थे उन लोग हावी थे। तो खैर धीरे धीरे सब चीज़ें सबके साथ होता है। मेरी भी रैंकिंग हुई, हॉस्टल में भी रैंकिंग हुई। तो अगर हम उसको बहुत डिटेल में बताएंगे तो बहुत टाइम जाएगा उसको लेके। लेकिन सर, कुछ ऐसा आपके साथ हुई घटना जिसका जिक्र करना चाहिए सर? मैं अपनी जर्नी आपको बताता हूँ सीए करने में। बिल्कुल सर। जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, रिजल्ट आ गया, तो मैंने पापा से बोला कि पापा मुझे सीए करना है और दिल्ली से करना है। जी। तो पापा ने कहा कि दिल्ली में बहुत पैसा खर्चा होगा, कैसे करोगे? तो मैंने कहा कि नहीं, हम जा रहे हैं वहाँ पे। दिल्ली चूँकि मैं जाता आता रहता हूँ या गया भी हूँ, पहले दुकान के काम से गया था, तो थोड़ा बहुत जानकारी है दिल्ली के बारे में। तो मैं जाऊँगा खुद, किसी की ज़रूरत नहीं है, आप लोग परेशान न होइए, मैं खुद जाऊँगा और देखता हूँ कहीं बात करके सीए का। क्योंकि उस समय ट्रेनिंग हुआ करती थी 3 साल की। 3 साल का ट्रेनिंग करने के बाद कंपलसरी हुआ करता था पहले। तो मैं गया, कुछ सर्च किया, कोई रखने को तैयार नहीं। एक तो हमारा हिंदी मीडियम था, शुरू से हिंदी में पढ़े, हिंदी मीडियम था। दिल्ली में मैक्सिमम लोग प्रीफर कर रहे थे, जो सीए लोग थे, तो इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट किया। फिर इंटरव्यू वगैरह कई जगह हुआ। एक जगह मुझे मौका मिला किसी के लिंक के थ्रू ही, तो हम लोग को स्टाइपेंड मिला करता था। तो उस समय याद है मुझे कि 300 रुपये महीने का स्टाइपेंड था। 1 महीने का 300 रुपये था। फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 450 रुपये और थर्ड ईयर में 600 रुपये। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने बॉस से पूछा कि सर मुझे कितनी सैलरी मिलेगी? तो बोला कि सैलरी तो नहीं मिलेगी, स्टाइपेंड मिलेगा। तो हम ऐसा करेंगे, 300 रुपये स्टाइपेंड है, हम तुमको
1000 रुपये दे देंगे, हम्म, क्योंकि मैंने बोला कि मुझे किराए पे रहना भी है, खुद खाना है, खुद किराया देना है। तो उन्होंने 1000 रुपये की बात करी। तो मैंने कहा कि सर 1000 रुपये में क्या होगा, 1000 रुपये में तो किराया भी नहीं मुझे दे पाऊँगा मैं। तो उनका देखो इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर कुछ दिन रह जाते हो, अगर तुम्हारा काम मुझे समझ में आएगा तो मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूँगा। हम्म, तो ज्वाइन किया मैंने, और सूरज जी आपको विश्वास नहीं होगा, केवल 15 से 20 दिन बाद मेरी तनख्वाह 4000 रुपये हो गई। जो मेरे बॉस ने देखा कि हाँ मेरे अंदर कुछ कैलिबर है, मुझे मैं कुछ कर पाऊँगा। वाकया बताता हूँ आपको। गांधी परिवार का जो एक रिलेशन मुरादाबाद में है, तो रॉबर्ट वाड्रा साहब के एक दोस्त हुआ करते थे, आकाश चोपड़ा जी। उनकी एक फैक्ट्री थी मुरादाबाद में। तो उनके वहाँ कुछ फ्रॉड हुआ था, और मैंने नया नया ज्वाइन किया था अपना ऑफिस। 10 दिन बीते थे। तो वहाँ हम लोग को ऑडिट पे जाना था। तो जो हमारा सीनियर था, अल्टीमेटली जो टीम लीडर था, वो मेरे बॉस को ब्लैकमेल करने लगा किसी बात को लेके, या शादी का कुछ एक्सक्यूज था या कुछ तो था। तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जा पाऊँगा। और मेरे बॉस का हाथ पैर फूल गया कि यार इतना बड़ा क्लाइंट है, अगर नहीं कराएंगे तो फिर ये हाथ से चला जाएगा। तो फिर मैं आगे बढ़ा। मैंने कहा कि सर आप अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं एक बार जाके देखूं। तो सर ने कहा कि नहीं, अभी तुमको आए हुए 1 हफ्ता हुआ है, 10 दिन हुआ है, और तुम अभी कैसे चले जाओगे। तो मैंने कहा सर एक बार विश्वास करिए। तो सर ने जो भी उन्होंने देखा हो, 5 लड़कों को मेरे साथ लगाया, और जो हम किसी सीनियर थे, मैं 5 लड़कों को लेके एज ए टीम लीडर में मुरादाबाद गया। मतलब अभी आप 10 दिन 15 दिन से ही काम कर रहे थे, केवल 10 15 दिन में ही आप सीनियर हो गए। बिल्कुल, केवल 10 दिन पहले। और मैं अपनी कसौटी पे पूरा खरा उतरा, और बॉस मेरे 1 हफ्ता बाद वहाँ पहुँचे। तो आए, जब उन्होंने काम देखा और हमारी जो लीडरशिप की एबिलिटी देखी, उन्होंने वहीं पे मेरी तनख्वाह 4000 रुपये कर दी। लेकिन हाँ, इसका नुकसान भी कहीं हुआ मुझे। नुकसान ये हुआ कि देखो, एजुकेशन लाइफ में आपको बहुत बैलेंस बना के चलना पड़ता है। बिल्कुल। मेरा रूटीन ये था दिल्ली में कि सुबह 6 बजे सो के उठता था, 1-1.5 घंटा अपना नहाया वहाया, खाना वाना बनाया, और 8 बजे निकल जाता था, क्योंकि क्लाइंट के वहाँ जाने में भी 2 घंटे लगते थे, और वहाँ डेकोरम भी मेंटेन करके जाना था। टाई भी आपको लगाना है, ब्लैक शूज होने चाहिए लेदर के, वाइट शर्ट, और या इस तरह से फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। तो होता क्या था कि टाई लगाए हुए हैं, शूज बढ़िया पहने हुए, वेल मेंटेन है, एक बैग लटकाए हुए हैं, एक हाथ से बस की हैंडल पकड़े हुए हैं, और एक हाथ आधा शरीर बस बाहर होता था। 1.5 घंटा 2 घंटा जर्नी करके फिर आदमी ट्रैफिक करके पहुंचता था क्लाइंट के लोकेशन पे। वहाँ अपना कपड़ा वपड़ा झाड़ा सही किया, और फिर वहाँ सीए बन के सीए के ट्रेनिंग बन के जाता था इंसान काम करने। लौटते समय भी सेम सिचुएशन, लौट के फिर खाना बनाओ, ये करो वो करो। तो बिल्कुल पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता था। तो मेरा तो 1.5 साल तो ऐसे ही बर्बाद हो गया। एक भी एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाया। तो सब उस दौरान कोई ऐसी आपकी दोस्त रही क्या जिसने आपको प्रोत्साहित किया कि अजय अच्छा तुम कर सकते हो और मेहनत करो? नहीं, बिल्कुल प्रोत्साहित लोगों ने बहुत किया, दोस्तों ने भी किया, और मैं खुद सेल्फ मोटिवेटेड था, मुझे काम करना है। लेकिन चूंकि पैसे की दिक्कत थी, जॉब नहीं करूँगा, पैसे नहीं मिलेंगे तो सर्वाइवल कैसे होगा। तो जॉब भी करना था और पढ़ाई भी करनी थी। तो यहाँ पे थोड़ा मैं फंस गया। मेरा थोड़ा झुकाव जॉब की तरफ ज़्यादा हो गया। 1.5 साल मेरा पूरा ख़राब हो गया। फिर मैंने अपने फादर से बताया कि पापा ऐसे नहीं हो पाएगा, मेरा एक भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, फेल हो जा रहा हूँ, बार बार नंबर कम आ रहे हैं, तो मुझे वापस जाना है कानपुर, क्योंकि कानपुर की कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी कम थी, और वहाँ कुछ जानने वाले लोग भी थे, तो मेरा किराया भी बच जाता रहने का। तो मैंने अपने बॉस से बात करी। बॉस ने पहली फुर्सत में मना कर दिया कि मैं 3 साल के पहले तुमको ट्रांसफ़र नहीं दूंगा। तो मैंने कहा कि सर ऐसी बात है, मेरी लाइफ ख़राब हो रही है। कह रहा नहीं, अब एक्चुअली इतने कम पैसे में उनका सारा काम कर देता था। मेरे कैलिबर के लोगों की सैलरी उस समय 15,000 रुपये हुआ करती थी, मुझे अभी भी याद है। तो उससे ज़्यादा मैं काम करता था, मुझे 4,000 रुपये मिलते थे। तो बॉस ने बिल्कुल बोला कि नहीं, तुमको हम जाने ही नहीं देंगे,
तुम्हारा ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो मैंने अपना सारा सर्टिफिकेट 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का सारा कुछ, क्योंकि उनके पास बंधक रखा हुआ था और आज भी उनके पास है। आज भी मेरे पास नहीं है। मैंने हालांकि डुप्लीकेट कॉपी उसकी कहीं कहीं से निकलवा के रखी है, लेकिन आज भी ओरिजिनल का सारा डॉक्यूमेंट उनके पास है। और वो कहाँ है, मुझे लगता है कि वो है भी नहीं, धरती पे एक्सपायर कर गए हैं। तो उन्होंने ट्रांसफर मतलब नहीं दिया। ऐसी मजबूरी है आपके सामने बिल्कुल, रखी। मैं वहाँ से बिल्कुल कि पैसों के अभाव में बिना सारे बताए सर्टिफिकेट्स को बंधक रखना पड़ा। रखना पड़ा कि मैं कहीं छोड़ के ना चला जाऊँ। तो 1.5 साल बाद मैं कानपुर से, दिल्ली से कानपुर आ गया और फिर वहाँ से फिर नई जर्नी स्टार्ट करी। तो आपके जीवन का मतलब सबसे कठिन दौर यही रहा। सबसे कठिन दौर यही था। इसके बाद कैसे मन में विश्वास आया कि नहीं, फिर भी हम इन परिस्थितियों से आगे निकल सकते हैं? अब कानपुर आए तो थोड़ा मेहनत करी, कुछ फाइनेंशियल बर्डन कम हुआ, तो यहाँ भी जॉब किया। लेकिन पहले अपनी शर्तों पे जॉब किया कि भाई देखिए 10 बजे आऊँगा मैं और 5 से 6 बजे तक मैं चला जाऊँगा। पैसे कुछ कम उम्मीद है तो चलेगा, लेकिन मुझे पढ़ाई करनी है। फिर यहाँ पढ़ाई स्टार्ट करी और चूँकि आपको पता होगा CA में एक इंटरमीडिएट होता है, फाइनल होता है। तो इंटरमीडिएट तो मेरा क्वालिफाई हो गया, मैंने जल्दी कर लिया पढ़ाई करके। फाइनल में जब पहुंचा तो फिर वही चीज़ें घूमने लगी। मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा था। 1-2 बार मैंने एग्ज़ाम दिया, सफलता नहीं मिली। तो मुझे याद है सन 2000 की बात है, 2000 या 2001 की बात है, मेरा रिजल्ट आया था और मैं पास नहीं हो पाया था। घर से भी बहुत प्रेशर तो क्या घर के लोगों ने क्या कहा फिर? घर से भी बहुत प्रेशर था, पापा का प्रेशर था, तुम कर क्या रहे हो, तुम क्यों नहीं पास हो पा रहे हो। तो मैं घर आया तो मम्मी के पास बैठ के खूब रोया। मम्मी अब लग रहा है मुझसे CA नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि देखो पेरेंट्स कुछ कहे या ना कहे, एक अंदर से फीलिंग आती है कि मैं क्यों नहीं सक्सेस हो पा रहा हूँ। तो मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है, एक बार और प्रयास करो। फिर वापस गया, कुछ चीज़ें और हुई। जहाँ पे मैं रहता था, आपको एक बताऊँ, अब एक संजय भैया हुआ करते थे, देखने में तो बिल्कुल साधारण थे, बल्कि साधारण से भी कम थे। लेकिन किसी ने कहा कि बहुत अच्छा वो हाथ देखते हैं। अच्छा, तो मतलब CA साहब को भी ऐसा लगने लगा कि अब हमें हाथ दिखाना चाहिए कि हमारा किस्मत में क्या लिखा मुझे है। दिखाना चाहिए। हाँ। तो मैं एक बार उनके घर गया, कहा संजय भैया हमको इन्होंने भेजा है और ऐसी ऐसी बात है, थोड़ा मेरा हाथ देख के बताइए कि क्या करना चाहिए मुझे। पहले तो मैंने उनको देखा तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये इस तरह के इंसान हैं। छोटे से 4 फुट 8 इंच का इंसान, दुबला पतला, और ना आवाज़ उनकी क्लियर, तोतले थे थोड़े। फिर भी जब देखिए गुण होता है ना तो बाकी चीज़ें बेमानी हो जाती हैं। तो मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसा करो, तुमको 2-3 चीज़ करना है। एक तो बुधवार को गणेश भगवान की पूजा किया करो और एक पन्ना पहनो अपने हाथ में सोने में। तो मैं उनसे समझ लिया कि कैसे कैसे क्या करना है। लेकिन सोने में पन्ना, आप समझ सकते हो, जहाँ खाने के पैसे न हो। तो 1-2 दिन तो बड़ा मूड खराब था कि मैं क्या करूं। फिर मैं तीसरे दिन फिर उनके पास पहुंचा कि भैया सोना और पन्ना कहाँ से ले आऊंगा, मेरे बस का नहीं है। तो उन्होंने कुछ दूसरा उसका सब्स्टिट्यूट बताया कि तुमको ये पहनना चाहिए, पहनो और गणेश भगवान की पूजा करो, मंदिर जाया करो। और आप विश्वास नहीं करेंगे सूरज जी, हमने किया उस चीज़ को, और 100-150 रुपये की अंगूठी मिली थी मुझे, याद आ रहा 150 या 200 रुपये की थी, वैसे मैनेज करके खरीदा था और उसका फल मुझे मिला और मैं फिर उसके बाद पास हो तो गया। आपको लगता है सर कि आज भी ये अंगूठी या ये पत्थर पहनना चाहिए जिससे हमारे किस्मत और खुलते हैं? बिल्कुल पहनना चाहिए, मैं तो इसको बहुत मानता हूँ। और जो भी एस्ट्रोलॉजी है या न्यूमरोलॉजी है, सब मानता हूँ मैं, और मानना बिल्कुल, चाहिए। CA साहब कर रहे हैं तो मानना तो हम लोग को भी बिल्कुल पड़ेगा। मानना चाहिए, क्योंकि देखिए मुझे क्या लगता है कि सूरज जी आप भी देखिए, कोई भी बल्ब अगर आपको जलाना है ना तो उसमें एक पॉजिटिव होता है और अर्थिंग भी होता है, न्यूट्रल भी होता है। तो अगर दोनों साथ साथ नहीं रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा आपका। बेशक कर्म इंसान को करना चाहिए, कर्म ही प्रधान है।
लेकिन कर्म के साथ साथ जो थोड़ी बहुत जो कमी रह जाती है सफलता में, वो मुझे लगता है कि अगर हम भगवान की सेवा करें, भगवान की पूजा करें, तो वो भी हमारा पूरा हो जाता है। आपके मन में इतनी ढेर सारी आस्था कैसे जागृत हो गई? आस्तिक तो मैं बचपन से ही हूँ। हाँ। क्योंकि अभाव में देखिए, आस्तिक होने के पीछे अभाव भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। कोई न कोई कारण जरूर होता है जो भगवान के पास आपको लेके जाता है। तो एक अभाव भी ऐसा कारण था जो भगवान के पास लेके गया, बचपन में ही लेके गया। जब मैं 8 साल का था तब से जो संघर्ष हमने किया है, तो आस्था तो तभी से है कि भगवान है, कुछ होगा नहीं। पापा मम्मी नहीं रहते थे, अकेले रहता था, तब भी एक रहता था कि चलो कुछ नहीं है तो आज खाना यहाँ मिल जाएगा, कल उस होटल में खा लूंगा, जब पैसे दुकान पे आ जाएंगे तो उससे कर लूंगा। तो आस्था तो बचपन से रहा। मैं वहाँ गया, जब कानपुर पढ़ने गया, तो आपको बताया है कि जो हनुमान जी का मंदिर था जी, जहाँ अक्सर मेरा समय हुआ करता था। मंगलवार शनिवार को जाते थे। 95 में मैंने RSS भी ज्वाइन किया था। तो चूंकि सनातन धर्म का कॉलेज था जहाँ मैं पढ़ाई करता था, आज भी है, बड़ा कॉलेज है, तो उसमें संघ की शाखा भी लगती थी, कैंप भी होता था। तो उस समय मैंने संघ भी ज्वाइन किया था 2-3 साल तक, जब तक मैं रहा वहाँ संघ के कार्यक्रम में रहा। फिर मैं जब दिल्ली गया 95 में, 95 में, तो वो थोड़ा सा मेरा गैप हो गया, संघ से दूरी बन गई क्योंकि वहाँ टाइम नहीं मिलता था। तो उसी परिवेश में रहा हूँ मैं, सनातनियों के साथ रहा हूँ शुरू से, और माइंडसेट भी मेरा बचपन से वही है। नहीं, बिल्कुल सर, जैसे आप बात कर रहे हैं और धर्म के प्रति इतने ज्यादा आस्था आपके मन में जो नजर आ रही है, तो सर इतना आस्थावान व्यक्ति और इतना धार्मिक व्यक्ति इतना प्रोफेशनल जीवन को जीता कैसे है? देखिए, समय सबके पास 24 घंटा है सूरज जी, और मुझे लगता है कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लेंगे तो बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो बस वही किया, चूंकि पढ़ाया भी गया मुझे मैनेजमेंट, मैंने M.Com भी किया हुआ है, मैनेजमेंट की पढ़ाई भी करी हुई है। तो एक तो वहाँ से सीखा, और बचपन से चूंकि 8 साल की उम्र से ही सारा कुछ मैनेज करते आया हूँ, तो मुझे टाइम की कीमत पता है, टाइम कैसे मैनेज किया जाता है। तो सिंपली वही है, उसको इम्प्लीमेंट करना रहता है। तो बैलेंस बनाता हूँ, परिवार भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, बिजनेस भी देखना है। मेरा बिजनेस यहाँ भी है, लखनऊ में भी है, 7 जगह मेरा ऑफिस है, सारा कुछ देखना रहता है। इसके बाद भी मैं समय निकालता हूँ। बिल्कुल सर, हर व्यक्ति के पास 24 घंटे समय तो होते हैं जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन कई बार लोग 12 घंटे 15 घंटे काम करने में बिल्कुल थक जाते हैं। फिर उनको लगता है कि हमें समाज और धर्म को छोड़ के अपने लिए ही जीवन को जीना चाहिए। आपके पास तो बड़ी जिम्मेदारियां हैं, कई सारे बड़े काम हैं, उसके बावजूद भी कैसे मन में आता है कि नहीं, हमें मंदिर भी जाना चाहिए, भगवान के दर्शन भी करने चाहिए? सूरज जी, थकान शरीर का नहीं होता है, मन का होता है, दिमाग का होता है। अगर आप मानते हो कि मैं थक गया हूँ, आपका दिमाग अगर कहता है कि आप थक गए हो, तो आप थक गए हो। दिमाग को हमेशा बोल के रखिए कि नहीं, मैं भी थका नहीं हूँ, अभी मुझे बहुत काम करना है। जिस दिन आपने सोच लिया कि आपको काम, अभी आप थके नहीं हो, तो आप नहीं थके हो। मैं यही करता हूँ, ऑफिस के बाद जो भी समय मिलता है अपने दोस्तों के साथ, कुछ हमारे दोस्त भी हैं जो बन जाते हैं, कुछ हमारे दोस्त जो बचपन के हैं आज भी मेरे टच में हैं, जो हम लोग का ग्रुप हुआ करता था। तो दिमाग से कहता हूँ कि अभी थका नहीं हूँ, अभी 1 घंटा और काम कर सकता हूँ, तो समय निकल जाता है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, बस सारा काम हो जाता है। आपके मन सर ये विचार कैसे आया कि हमें प्रोफेशनल जीवन को जीते हुए इतना भव्य मंदिर का भी निर्माण करवाना चाहिए? सूरज जी, जिंदगी में जो जरूरतें होती हैं, अगर आपने मैनेजमेंट की पढ़ाई करी हो या जानते हो, तो एक नीड होता है, नीड का जो एक आइडेंटिटी होती है, उसको अगर हम एनालिसिस करें तो जो सबसे टॉप क्लास की नीड होती है, वो होती है एक सोशल रिकॉग्निशन की। इंसान जैसे जैसे उसका समय बीतता जाता है, तो उसकी पहली नीड होती है कि उसको खाने को चाहिए, उसके बाद होती है उसको पहनने को चाहिए, उसके बाद होती है उसको रहने को चाहिए, रहने के बाद उसके पास गाड़ी घोड़ा ये सब चीज़ें चाहिए, लेकिन उसके बाद पैसा चाहिए। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब इंसान को लगता है कि यार इतना तो हो गया, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लोग जाने। क्योंकि अगर आपकी समाज में पहचान नहीं है तो आप
का जीवन व्यर्थ है। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बहुत सारा पैसा उनके पास है, लेकिन 4 घर के बाद 5वां घर वाला उनको नहीं जानता कि आप कौन हो। तो ऐसे पैसे का कोई मतलब मुझे नहीं समझ में आता। तो मंदिर की कहानी तो खैर और है, मंदिर का प्रेरणा तो कहीं और से मिला, लेकिन एक सोशल रिकॉग्निशन वाली जो चीज़ है वो मुझे कहीं न कहीं से खींच के लेके आई कि दोनों काम मेरा हो जाएगा। एक तो रिकॉग्निशन भी एक मुझे मिलेगी और एक जो मंदिर का एक धार्मिक कार्य है, ये कार्य भी मैं कर लूँगा। लेकिन सर अक्सर हम लोग देखते हैं कि कई प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जो बहुत धनाढ्य होते हैं, इनके पास ढेरों धन संपत्तियां होता है। उसके बाद अब उनको लगता है कि हम अपने धन संपत्ति को कैसे और आगे बढ़ाते रहें, कैसे इसको और विकसित करते रहें। तो आपके पास जब इतने ढेर सारे धन संपत्ति हो गए तो फिर आपके मन में ऐसा विचार क्यों नहीं आया कि अब हम भी केवल अपने धन को लेकर ही आगे बढ़े, देश समाज में इतना पैसा क्यों खर्च करना? क्योंकि जब आपने इतना बड़ा महायज्ञ कराया, इसमें भी तो लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे। सूरज जी, 2004 में मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी, 22 साल हो गए और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी दिन ऐसा होता है जहाँ मैं 2-4 लोगों की काउंसलिंग नहीं करता हूँ अपने काम के अलावा। लोग भी जान गए हैं, मेरे क्लाइंट भी जान गए हैं, उनकी कोई भी दिक्कत होती है वो मेरे से खुल के बात करते हैं, चाहे वो पारिवारिक उनकी प्रॉब्लम हो या सामाजिक प्रॉब्लम हो। इनकम टैक्स और जीएसटी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो उनको काउंसलिंग करते करते और जो चीज़ें घटित हो रही हैं, मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। कोविड से ठीक पहले मेरे मामा जी, जो इकलौते मामा जी थे, उनकी डेथ हो गई। मुझे लगता है कि उनकी तबीयत खराब हुई और 12-14 घंटे में ही एक्सपायर कर गए। पैसे की बात करें और रुतबे की बात करें तो सिवान में उनका जलवा हुआ करता था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कई 100 करोड़ की उनकी हैसियत थी, समाज में प्रतिष्ठा था, एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी, लेकिन एक झटके में सब खत्म हो गया। तो ढेर सारे उदाहरण हैं, क्योंकि मैं उनसे इतना जुड़ा हुआ था तो मुझे उनका ध्यान आ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत पैसा है लेकिन एकदम से चले गए। बिल्कुल। और कोविड के बाद तो चीज़ें और बदल गई। तो मेरे दिमाग में है कि यार ये सब पैसा है इतना, इसका क्या करना है, क्या भरोसा। तो अगर हम इस पैसे को धर्म काम में लगाएं और लोगों की भलाई करने में लगाएं तो उस पैसे का यूटिलाइजेशन होना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही सोच के मेरा डाइवर्जन इधर हो गया थोड़ा। नहीं बिल्कुल सर, ऐसे सामाजिक और धार्मिक कार्यों का आयोजन कोई भी व्यक्ति करता है तो निश्चित तौर पर समाज में उनकी एक बहुत ही सकारात्मक छवि बनती है, लोगों के प्रति उनके मन में एक विश्वास भी जागृत होता है। सर एक प्रश्न और मैं पूछना चाहूँगा कि अभी आप बहुत पुरानी से निकले, देवरिया आपने अपना ऑफिस बनाया और भी 7-8 जगह, जैसा कि आपने बताया कि आपकी ऑफिस है, तो सर आप अपने ऑफिस को मैनेज कैसे करते हैं? कैसे आप 6 जगह 7 जगह आपने ऑफिस शुरू किया, आप रहते कहाँ हैं और आपके ऑफिस संचालित कैसे होते हैं? सूरज जी, फिर घूम फिर के बात वही आ गई टाइम मैनेजमेंट वाली जी। 7 जगह ऑफिस है सूरज जी मेरा, लेकिन हमारे पार्टनर लोग हैं, सारे सीए हैं और सब लोग इंचार्ज है अपने अपने ऑफिस का, और सब लोग को एक कोऑर्डिनेशन करना रहता है, आपस में बात करना रहता है और जिसको जहाँ का टाइम मिलता है वहाँ जाके काम देख लेता है। तो एक टीम वर्क है, टीम वर्क करके एक प्रॉपर प्लानिंग करके आप काम को कर सकते हैं। तो वही काम मैं भी करता हूँ। आपने टीम में सर कितने लोग होंगे? मेरे टीम में 8 लोग हैं, 8 सीए हैं केवल, बाकी लगभग 100 लोगों का स्टाफ है। सारे ऑफिस का मिला के लगभग 100 लोगों का स्टाफ है और 8 हम लोग सीए हैं उसमें। तो सर आपके टीम में सिर्फ आप ही इतने धार्मिक हैं कि आपके अन्य मित्र भी इतने धार्मिक हैं? नहीं, धार्मिक तो सर सब लोग हैं। हाँ। लेकिन धर्म का सर कोई क्वांटिफाई नहीं कर सकता कोई जी, है ना। किसी का ज्यादा दिख जाता है, किसी का नहीं दिखता है। सारे लोग धार्मिक हैं, सब लोग धर्म को मानने वाले हैं, सब लोग भगवान को मानने वाले हैं, सबकी पूरी आस्था है भगवान में। अब चूंकि मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया वगैरह में रहता हूँ, इसलिए लोग मुझे ज़्यादा जानते हैं, बाकी लोग थोड़ा अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। सर जब आपने इस मंदिर को बनवाने का जिक्र अपनी टीम के लोगों के साथ जब किया तो कैसा रिएक्शन था उनका? नहीं देखिए, मंदिर बनाने का जिक्र मैंने अपनी टीम के साथ नहीं किया। हाँ। वो तो प्रोफेशनल टीम है, हमारे प्रोफेशनल काम के लिए है ना।
बाकी जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। मंदिर बनाने का ख्याल मेरी माता जी से प्रेरणा मिला और मैंने ये बात बारीपुर के महंत श्री गोपाल दास जी महाराज से करी कि ऐसी सी बात है, मेरी माता जी का एक इच्छा है कि हाँ, एक सपना है कि उनके जीते जी एक मंदिर बन जाए। तो महाराज जी ने हमको मना किया कि अजय बाबू, मंदिर बनाने का ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए। माता जी को समझाइए कि माता जी कोई पुराना मंदिर देख के हम उसका जीर्णोद्धार करवा दे रहे हैं, नया मंदिर नहीं बनवाएंगे। तो हमने पूछा महाराज जी ऐसा क्यों? तो महाराज जी ने कहा कि देखिए, मंदिर बनवाने की चीज़ नहीं है, जो भी भगवान को आप अपने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे उनका दोनों समय भोग लगना चाहिए, समय से उनको स्नान कराना चाहिए, उनको सोने का खाने का व्यवस्था करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो उसका उल्टा रिएक्शन होता है। तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया, बहुत डराया इस चीज़ के लिए कि आप कैसे कर पाएंगे, आप रहेंगे यहाँ मंदिर बनाएंगे भाटपाड़ में। तो फिर माता जी से बात किया मैंने। तो माता जी ने कहा कि देखो, अब तुम लोग इतना भी नहीं हो कि एक पुजारी भी कहीं से रख पाओ, मंदिर बना लो, पुजारी रख लो। तो संयोग से मैं पोखरा पे आया हुआ था, किसी काम से आया हुआ था, तो यहाँ पुजारी जी मिले। तो मैंने उनसे बात करी, उनसे मिला, उनसे बात हुआ, तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये हमारा काम कर सकते हैं। और सूरज जी, आपको भी पता होगा, आपने भी महसूस किया होगा कि अगर आप किसी से मिलते हो तो दोनों की जो वाइब्स होती हैं, बिल्कुल वो एक दूसरे से टकराती हैं और वापस आती हैं वापस। तो वो वापस आके वो बताती हैं कि सामने वाला निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो मैं तो इसको बहुत फील करता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे ऑफिस में आते हैं, जिनको देख के लगता है कि यार ये आदमी निगेटिव है, और बहुत तो वैसे आते हैं जिनको देख के ही मन खुश हो जाता है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो पंडित जी के अंदर से मुझे थोड़ा कुछ पॉजिटिव लगा। मैंने उनसे बात किया कि एक मंदिर बनाना है और अगर आप साथ दे तो मैं बनवा लूँ इसको। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि बाबू, जब तक हम हैं तब तक हम जिंदा रहेंगे, आपकी मंदिर की सेवा करेंगे। तो वहीं से प्रेरणा मिली। फिर मैं ठाकुर जी से, महाराज जी, गोपाल जी से फिर बोला। तो गोपाल जी ने कहा कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ, अगर ऐसा वो हो जाएगा तो आप मंदिर बिल्कुल बनवा लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर कुछ होगा तो सारे आपके पीढ़ी पे पड़ेगा। तो खैर, भगवान का मैंने नाम लिया और हमने कहा कि देखिए, जो होना होता है वो होगा। हमारे अगर किस्मत में है कि हमको आगे कष्ट देखना है, झेलना है, तो हो सकता है इसी माध्यम से झेलूंगा। और अगर मेरी किस्मत में है कि नहीं, मैं और ऊंचाई पे जाऊंगा और अच्छा कर पाऊंगा, तो भी चला जाऊंगा इस तरफ से। तो मैंने कहा जो होना हो जाए। बिल्कुल सर, इस मंदिर का लागत कितना होगा? इस मंदिर में लगभग 50 लाख रुपए खर्च हो गए। इस मंदिर की विशेषता क्या है सर, जहाँ 50 लाख रुपए खर्च हुए हैं? इस मंदिर की विशेषता इसकी नक्काशी है। हाँ। और जब मैं गया, इसकी भी बहुत इंटरेस्टेड कहानी है। माता जी ने कहा कि मेरे पास 5 लाख रुपए हैं और वो रुपए कैश नहीं है। मुझे अपने शादी में एक सोने का सामान मिला था, उसको बेच लो, 5 लाख इससे मिल जाएंगे, 1 लाख रुपए और पड़ा है, ले लो, बना दो, और छोटा सा मंदिर कहीं ईटा सीमेंट वालों का बनवा दो। तो मैं गया हुआ था पूना, मेरी बेटी का एडमिशन था, खाली था, मेरे पास टाइम था, 2 दिन, कोई काम नहीं था। तो बैठे बैठे सोच रहा था कि यार, अगर 5-6 लाख रुपया ये दे रही हैं या देने के लिए बोली हैं, हालांकि मैं पैसा इनसे नहीं लूँगा, लेकिन इतना हिम्मत तो है कि पैसा है उनके पास। तो हमने कहा कि सोच देखते हैं, अगर राम मंदिर जैसा मंदिर कोई बन जाए पत्थर का, तो कितने का पड़ेगा। तो मैंने एक वेबसाइट पे कोटेशन सर्च करने के लिए डाला, तो कोटेशन मुझे 9 लाख से लेके और 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख तक आया। 9 लाख वाले से मैंने बात करनी चालू करी। हमने कहा 9 लाख वाला है, थोड़ा बहुत भी कम कर देगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो करते करते उसने 7.5 लाख रुपए मुझसे बात हो गई, और 7.5 लाख में बात हो गई। मैं उसको एडवांस भी दे दिया 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए।
उसने टाइम मुझे बोला 3 महीने में मैं मंदिर बना के दे दूंगा। हाँ। और सूरज जी आप विश्वास नहीं करेंगे, वो लड़का गलत था, वो मेरे पैसे लेके भाग गया। अरे। फ़ोन उठाना बंद कर दिया उसने। तो फिर मैं कैसे भी ढूंढते ढूंढते गुड़गांव की ओर आगे, गुड़गांव से जो राजस्थान जाता है रास्ता, उस रास्ते पे एक जगह है बयाना, बयाना के पास जो है उसका गांव था। फिर मैं वहाँ गया अपने एक दोस्त को लेके, और वहाँ पंचायत हुई, सब कुछ हुआ, 2-3 राउंड हुआ। तो उसने क्या बोला कि वो पैसे मैंने जुए में हार गया हूँ, मैं मेरे पास पैसे नहीं है। उसके माँ बाप ऐसे नहीं थे कि वो पैसे दे पाते। तो हालांकि उसके फादर ने मेरे से बोला कि बाबू आप पत्थर खरीद दीजिए, मैं मजदूरी करके वो पैसे भर दूंगा। तो जो 7.5 लाख का बजट था वो बढ़ के 11 लाख हो गया। बहुत सारा वाकया हुआ, 1.5 साल 2 साल टाइम लगा, और वो बजट 11 लाख से फिर 16 लाख हुआ, 16 लाख से फिर 20 लाख रुपया हुआ, और बढ़ते 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 लगभग 50 लाख रुपया पहुंच गए। मतलब इस मंदिर को बनाने की सिर्फ तैयारी आप कब से कर रहे थे? ये 2023 से मैं तैयारी कर रहा हूँ, लगभग 3 साल हो गए। और आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब ये सारा सामान मैं लेके आ गया और मैंने इससे कहा कि तुम ऐसा करो, कितने पैसे में मंदिर बना दोगे? तो उसने कहा कि 2.5 लाख रुपये मुझे दे दीजिएगा, मैं 2.5 लाख में बना दूंगा। तो मुझे 2.5 लाख रुपये ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि 1 महीना टाइम उस मांगा, 1 महीने में मैं बना दूंगा। तो मैंने कहा कि नहीं, डेली बेस पे बनाओ तुम। तो कहा ठीक है मैं बना दूंगा। सूरज जी वो 1 से 1.5 महीने का टाइम बढ़ के 1.5 साल हो गया, और वो जो 2.5 लाख रुपए की मजदूरी थी वो लगभग 10 लाख रुपए हो गई। 1.5 साल तक इस मंदिर का काम चला है, और केवल 10 लाख रुपए ज्यादा मजदूरी के लगे हैं इसमें। 10-12 लाख और ज्यादा ही लगा होगा मुझे लग रहा है। तो यह मंदिर तो सामान्य मंदिर के जैसा तो दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि इसमें ना ईंट का उपयोग हुआ है, ना सीमेंट का उपयोग हुआ है, ना बालू का उपयोग हुआ है। प्रभु सर कैसे बना है सर? प्रभु श्री राम का जो मंदिर है अयोध्या में, आपने देखा होगा जी, लगभग उसी तर्ज पे इसको बनाया गया है। वही पत्थर है, और नक्काशी हमने खूब मन से कराया है। अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ नक्काशी है इसमें, बिल्कुल है ना। अगर मैं नक्काशी नहीं कराता तो ये मंदिर हो सकता है 10-15 लाख रुपए सस्ता पड़ जाता। हाँ। लेकिन चूंकि मैं शुरू से परफेक्ट चाहता हूँ, कोई भी चीज हो, परफेक्शन बहुत जरूरी है मेरे लिए, छोटे से छोटे काम में भी। तो मैं चाह रहा था कि मंदिर बने तो सुंदर बने। नहीं बिल्कुल सर। सर ऐसे कार्यों में जो आपकी धर्मपत्नी जी हैं वो कितना सहयोग करती हैं? धर्मपत्नी का पूरा सहयोग रहता है, और हालांकि वो बहुत कुछ नहीं करती है, लेकिन सपोर्ट करती है मुझे कि जो काम आप कर रहे हैं। आप राय लेते हैं उनसे, पूछते हैं उनसे? जरूरत पड़ती है तो लेनी पड़ती है राय। हाँ। लेकिन मुझे ऐसी बहुत जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत दुनिया घुमा हूँ मैं, बहुत चीजों को देखा हूँ, बहुत नेटवर्क में मेरे लोग हैं, तो किसी से पूछ के मैं कर लेता हूँ काम। तो सर ऐसे कार्यों में सबसे ज्यादा सहयोग कौन करता है आपका, आपके अलावा? मुझे लगता है कि मैं तो 1 मैन आर्मी हूँ, लीड तो मुझे ही करना है। हाँ, ये जरूर है कि जो भी काम मैं डिसाइड करता हूँ उसको टुकड़ों में बांट के अपनी टीम को हैंडओवर कर देता हूँ कि बाबू आप लोग अपने अपने हिस्से का काम कर लो, तो वो काम करके ही ये हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। तो सब लोग कर लेते हैं, किसी को डांटना ही पड़ता है, किसी को प्यार से बोलना पड़ता है, तो करके हो जाता है काम। सर ये मंदिर तो अपने बनवा दिया, और मंदिर में जब भगवान हनुमान की प्रतिमा फिर लगवानी थी तो ऐसे भी लग जाती, फिर आपको उनमें एक विचार कैसे आया कि नहीं हम एक बड़ा सा कार्यक्रम करेंगे, प्रभु श्री राम की कथा कराएंगे, पूरे क्षेत्र और समाज के लोगों को इकट्ठा करेंगे, कैसे सर मन में आया? क्योंकि उसमें भी तो खर्च लगने थे। बिल्कुल लगने थे। 2017 में सूरज जी मेरे ग्रैंडफादर की डेथ पूरी तिथि थी, तो उनकी डेथ हुई थी। डेथ के पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हम लोगों ने एक भागवत का कथा कराया था 2017 में, तो हालांकि छोटे लेवल पे ही था, लेकिन देखते ही देखते जिस दिन पूर्णाहुति थी इतनी अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो गई, बहुत सब लोग आए, बहुत पूरा शहर आया, और बड़ा अच्छा लगा उस समय। तो मेरे दिमाग में उसी समय से था कि अगर कोई ऐसा काम करूंगा तो ऐसे ही कथा कहलवाऊंगा, और अपने क्षेत्र की जितनी जनता है सबसे मिलने की कोशिश करूंगा, सबसे बात करूंगा, क्योंकि मुझे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है।
बहुत लोग ऐसे हैं जो 40 साल बाद मेरे से मिलते हैं, मैं उनको पहली बार ही पहचान जाता हूँ, उनका नाम बता देता हूँ, उनका जगह बता देता हूँ, तो एकदम से वो सरप्राइज हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है मुझे मिलकर लोगों से। तो मैंने कहा कि एक जब मंदिर का उद्घाटन कराऊंगा तो एक राम कथा भी हो जाएगा, इसी बहाने सबसे मुलाकात हो जाएगी। मैं पिछले 15 दिन से अपने भाटपा रानी में हूँ। मुझे लगता है कि 10 साल बाद ऐसा टाइम आया होगा, मैं लगातार जो 15 दिन से भाटपार में हूँ। सर इतने बड़े कार्यक्रम में पैसा तो लगता है, तो ये होता है कि हाँ जो बहुत धनाढ्य देंगे बहुत ज्यादा पैसों तो लगा तो देंगे, लेकिन सिर्फ लोगों की आवश्यकता होती है। जब आप यहाँ आए और यहाँ का स्थानीय लोगों से जिक्र किया कि हमें इतना बड़ा आयोजन को कराना है, तो लोगों ने कैसे आश्वासन दिया आपको कि हम सहयोग करेंगे? देखिए, पहले आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। तो मेरी काबिलियत पे तो किसी को शक नहीं था, जो लोग हमको जानते हैं। हमने हिम्मत जुटा के और जहाँ से भी कुछ उधार वगैरह लेके या अपने पास से व्यवस्था करके हमने मंदिर का काम पूरा कराया। जैसे जैसे मंदिर का काम पूरा होता गया, लोगों को विश्वास होता गया कि हाँ मंदिर अब बन जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना क्या हो गई सूरज जी, कि कुछ लोगों ने रूमर फैला दिया कि ये बरनवाल फैमिली का अपना पर्सनल मंदिर है। इस चीज ने मुझे बहुत झकझोरा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई इस तरह की बात करे, क्योंकि देखिए भगवान मेरे केवल नहीं है, भगवान सबके हैं। जो भी यहाँ है, जिसकी आस्था है, ऐसा तो है नहीं कि मैं आऊँगा पूजा करूँगा मंदिर बंद करके चला जाऊँगा। मंदिर तो सार्वजनिक है, सार्वजनिक जगह पे बना हुआ है। तो मुझे लोगों को अपने साथ जोड़ना था। कुछ लोगों ने रूमर फैला दिया कि अरे इसमें ये किसी से पैसा नहीं लेंगे, खुद बनवा रहे हैं। तो मुझे उस चीज़ को तोड़ना था और पैसे की ज़रूरत भी थी। तो मैं पहले दिन खुद झोला लेके निकला 4-5 लोगों के साथ। खुद दरवाजे जाके लोगों से चंदा मांगे कि भाई मुझे पैसा चाहिए, बिना आपके सहयोग के मंदिर नहीं बनेगा। और फिर उसने से प्रारंभ हुआ ये चंदा लेना। कोई भी बड़ा आयोजन होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आश्वासन तो दे देते हैं कि हम तन से सहयोग करेंगे, मन से सहयोग करेंगे, धन से सहयोग करेंगे, लेकिन जब आवश्यकता होती है सहयोग करने की तो गायब हो जाते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? कुछ लोगों ने क्या आपको भी विश्वास दिला के गायब हो गए? बिल्कुल सूरज जी, ये मेरे साथ खूब हुआ जी। और मैं आपको बता दूं कि जब मंदिर बनाने की बात आई और जब बजट बढ़ने लगा तो मैंने कुछ लोगों की लिस्ट बनाई जो हमारे पुराने जानने वाले थे और अच्छी पद पे थे, समाज में उनका स्थान था। मैंने उनकी एक लिस्ट बनाई और अपने कुछ क्लाइंटों की लिस्ट बनाई। चूंकि मुझे विश्वास था कि इन लोगों का थोड़ा थोड़ा भी सहयोग होगा तो मेरा काम हो जाएगा। बिल्कुल। और सूरज जी, मैं सबसे जाके मिला भी, लोगों ने आश्वासन भी दिया, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जिससे उम्मीद थी वो लोग कभी फोन ना उठाए, टालते गए। अच्छा कल देखते हैं, परसों देखते हैं, अरे ऐसे कहाँ से हो पाएगा, ऐसे कहाँ से हो पाएगा। तो मैं बिल्कुल निराश हो गया। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि ऐसा है नए सिरे से चालू करते हैं। तो छोटे छोटे लोगों को जोड़ के फिर मैंने सलेमपुर के लोगों को जोड़ा, देवरिया के लोगों को जोड़ा, जहाँ जहाँ मैं कर सकता था सबसे फोन से बात करी, थोड़े थोड़े सबसे अंशदान करके कर दिया। कष्ट मुझे इस चीज का है कि बहुत सारे लोगों ने आश्वासन तो दिया, लेकिन आज तक मेरा यह 2 दिन हो गया पूरे हुए, आज तक उन लोगों का न कोई फोन आया, न कोई मैसेज आया, न कोई रिस्पॉन्स आया, न कंट्रीब्यूशन आया। सर आपने तो एक संगठन भी बनाया है, सनातन स्वयं सेवक संघ। जी। इसको बनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? चीजों को सिस्टमेटिक करना। काम तो मैं देखिए धार्मिक बहुत पहले से करता आ रहा हूँ और कोई हमारे पास एक मंच नहीं था। मैं देखता हूँ कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो सारा समय आपका सोशल मीडिया पे जा रहा है, उनका टाइम खराब कर रहे हैं, उनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। और एक हमें भी इस मंदिर के लिए भी एक हमें मंच बनाना था, या इस तरह की जितने भी चीजें हम आगे करेंगे उसका एक मंच बनाना था। तो इस सब चीजों को सोच के मैंने एक अपना एक ट्रस्ट स्टार्ट करवाया, ताकि हम इन फ्यूचर भी, ये मंदिर तो एक पड़ाव है सूरज जी लाइफ का, मैं जहाँ भी मौका मिलेगा इस तरह के जो भी मंदिर हैं जिनका जो उद्धार करना है या कुछ भी करना है तो मैं हमेशा आगे रहूंगा। और ये जो मेरा ट्रस्ट है
एक ये सामाजिक ट्रस्ट है। धार्मिक होने के साथ साथ वो सामाजिक ट्रस्ट भी है। बिल्कुल बिल्कुल। समाज में जो लोग नीडी है, जिसको जरूरत है मेडिसिन की, एजुकेशन की, तो मैं हर लोगों के साथ हूँ। आने वाले समय में मेरी एक टीम रहेगी। मेरा विजन ये है कि हर जिले में कम से कम 10,000 लोग हमारे मेंबर हों और मैं मेंबर बनाऊंगा। मेरी वेबसाइट है, मेरा सॉफ्टवेयर है। मैं अभी यहाँ से खाली होके उस मिशन में लगने जा रहा हूँ। बिल्कुल मुझे हर जिले से 10,000 लोगों को जोड़ना है ताकि समाज का कोई भी वंचित वर्ग जिसकी हम सहायता कर पाए, हम उसकी सहायता करेंगे। हर तरीके से आर्थिक भी करेंगे, मानसिक भी करेंगे, जैसा भी करना है करेंगे। नहीं बिल्कुल सर। अगर हम जिससे आप बात कर रहे हैं कि हम हर जरूरत से 10,000 लोगों को अपनी कनेक्ट करेंगे, अपना सदस्य बनाएंगे और उनका सहयोग करेंगे, लेकिन सर उसमें तो फिर और भी बहुत ज्यादा पैसे खर्च होने हैं, क्योंकि अभी आपने एक बड़ा आयोजन कराया और एक मंदिर का निर्माण करवाया, तो आपको तो लग गया होगा ना कि इसमें करोड़ों रुपए खर्च हो जा रहे हैं। तो उसमें भी तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च होना है। इतना पैसा सर कहाँ से लाएंगे फिर आप? सूरज जी, ये भी क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया है। हम पहचान नहीं पाते भगवान किस रूप में किसको भेज देंगे, ये कोई नहीं जानता। हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं सूरज जी जो दिमाग से नहीं दिल से पैसा देते हैं। उनकी क्षमता नहीं है फिर भी वो देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमें जरूरत है उनको ढूंढने की। आपको मैं छोटा सा वाक्य बताता हूँ। हनुमान जी महाराज का फलादिवास था 3 दिन पहले और उनको फल से ढकना था। तो हमने अनाउंस कराया, अपने पोस्ट में भी पोस्ट किया कि आप लोग जो भी है फल लेके आ जाए। और दिमाग में ये था कि कुछ फल अगर आप दान में आ जाएगा, कुछ खरीद के उनको हम लोग कर ले जाएंगे। वाकया ये हुआ कि शाम को 4 बजे जब पंडित जी पूजा कराने जा रहे थे तो यहाँ पे फल ही नहीं था इतना ज्यादा। तो मैं 1-2 लोगों को फोन करवाया कि देखो फल किसके वहाँ है। लोगों ने कहा कि केला मिल जाता तो जल्दी काम हो जाता। तो मैं आपको बताऊं, हमारे कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो बहुत बड़े फल व्यवसायी हैं सलेमपुर और देवरिया में। मैंने सबको कार्ड खुद जाके दिया था और वो सब लोग मेरे वहाँ हमेशा आते भी हैं किसी फंक्शन में। लेकिन संजोग ऐसा बना कि उसमें से कोई भी नहीं आया। अरे एक भी आदमी नहीं आया, न किसी ने फल भिजवाया। मुझे पूरा उम्मीद था कि सबके वहां से फल आ जाएगा, मेरा काम हो जाएगा जी। लेकिन किसी को वहां से कोई फल नहीं आया। और तब तक ना मेरे क्लाइंट का फोन आया देवरिया से। उसका कुछ काम था, कुछ फंसा था, उसने मुझे फोन किया और मैं यज्ञ करके जैसे ही बाहर निकला, मोबाइल किसी और के पास था, जैसे ही मोबाइल हाथ में लिया उसका फोन आया मेरे पास। मैंने उठाया फोन, बात हुई। तो मैंने कहा कि बेटा देखो मैं हूँ नहीं, परसों मंडे को लौटूंगा देवरिया, तो बात करना। तो फोन करके मैंने फोन काट दिया। तब तक मुझे ध्यान है कि अरे ये इसका तो फल का काम है। मैंने वापस उसको फोन किया। हमने कहा देखो ऐसी सी बात है, तुम केले का काम करते हो, मुझे कुछ केले की जरूरत है। तो बोला कि सर कब चाहिए? हमने कहा कि चाहिए तो अभी मुझे। तो बोला कि रुकिए मैं पता करता हूँ घाट पर आने में किसके पास केला है। तो उसका 2-3 मिनट 5 मिनट बाद फोन आया कि सर घाट पर आने में तो केला ही नहीं है। अरे 2 दिन से हमने केला ही नहीं भेजा। घाट पर मैं जहाँ जहाँ भेजता हूँ किसी का मैंने माल ही नहीं भेजा। तो हमने कहा कि तुम्हारे पास क्या स्थिति है? तो कह रहा मेरे पास तो माल रेडी है लेकिन घाट पर जाएगा कैसे? हमने कहा मुझे जरूरत है। कह रहा कि गाड़ी ढूंढना पड़ेगा ऐसे वैसे करके। तो मैं बिल्कुल होपलेस हो गया। मैं कहा ठीक है चलो मैं बताता हूँ तुमको। फिर मैंने 3-4 लोगों को बोला कि फटाफट आप लोग निकलो और जहाँ भी जिस दुकान पे जितना भी फल मिले, केला सेब संतरा अनार जो भी मिले आप ले आओ। ये लोग निकल गए और आधे घंटे के बाद उसका फोन आ रहा उस लड़के का कि सर आपके काम में कितना टाइम है अभी? तो मैंने कहा बाबू अभी आधा पौना घंटे बाद हमको जरूरत पड़ेगा। तो कहा कि आप सबको मना कर दीजिए, मैंने यहाँ से 1 गाड़ी केला भेज दिया है और सलीमपुर पहुंच गया है, आपके पास आधे घंटे में पहुंच जाएगा। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा उसका नंबर मुझे भेजो ड्राइवर का। तुरंत नंबर उसने भेजा। मैंने ड्राइवर से फोन किया। ड्राइवर कहा कि सर आधे घंटे में आ जाऊंगा। और इधर पंडित जी एकदम प्रेशर बनाए हुए थे क्योंकि मुहूर्त निकला जा रहा था। सूरज जी आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने अक्षत और फूल हाथ में ले लिया संकल्प लेने के लिए भगवान का कि फलादिवास के लिए मैं आपको, और जैसे अक्षत फूल जल डाला हूँ
केले की गाड़ी गेट से अंदर आ गई। लोगों ने कहा केला आ गया, केला आ गया, चमत्कार ही मान सकते हैं भगवान ये का। चमत्कार हो गया। और आपको मैं बताऊं, जिस लड़के ने केला भेजा वो लड़का मुश्किल से 22-23 साल का है, उसकी शादी भी नहीं हुई है और बहुत पुराना मेरा क्लाइंट नहीं है, मुश्किल से 1-2 साल से उसका काम मैं कर रहा हूँ। तो इसको चमत्कार नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल भगवान अपनी व्यवस्था खुद कर लेते हैं। नहीं बिल्कुल, जब तो ऐसे ऐसे लोग सामने आ गए जिससे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और जिससे उम्मीद थी तो गायब हो वो गए। सामने से गायब हो गए। तो ये होता रहेगा सर, इसको आप नहीं रोक सकते हैं। प्रभु को जिसका अंशदान देना है ना, उसी का पैसा आता है। एक लोग हमारे शहर के ये प्रतिष्ठित लोग हैं, लोगों ने कहा कि अरे वहाँ मत जाइए चंदा मांगने, वो पैसा नहीं देंगे, बहुत देंगे तो 5,500, 2,000, 4,000 रुपये दे देंगे, समझ रहे हैं। फिर भी मैं गया उनके पास हिम्मत करके, चूंकि पुराने संबंध थे। और अभी थोड़े दिन पहले ही उनकी पत्नी का कुछ मेडिकल इशू था, तो मैंने कुछ उनकी हेल्प करी थी। मुझे पता चला, एकदम से दिख गया कहीं मुझे। तो डॉक्टर साहब थे, मेरे दोस्त थे, मैंने उनसे कहा कि अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उनका कि भाई का कुछ दिक्कत है। तो मैं जाके खड़ा होके उनको दिखवाया और 1-2 दिन उनका ऑपरेट वगैरह होना था, करवाया। तो बहुत ऑब्लाइज थे वो। मैं उनके पास गया, लोग मना कर रहे थे कि मत जाइए, बेइज्जती होगी। आप बिलीव नहीं करेंगे सूरज जी, उन्होंने लगभग 50,000 रुपए का सामान ले लिया और मुझे मांगना नहीं पड़ा। मैंने कहा भैया आपको पता है कार्यक्रम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपका कुछ अंशदान हो जाता। तो उन्होंने कहा कि ये सामान नोट कर दीजिए, मैं अभी गाड़ी से भिजवा देता हूँ। जी बिल्कुल सर, आपके शब्द और आपकी भावना 2,000 रुपए का इस बात को बता रहा है 50,000 का सामान मुझे मिल गया। तो कहाँ से भगवान दे देंगे? उनका अंश भगवान में लगना था, यज्ञ में लगना था, मंदिर में लगना था, उन्होंने दे दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं चाहता था कि अपना अंश लगाएं, लेकिन उन्होंने नहीं लगाया। तो भगवान सबका पैसा नहीं लेते, सबसे सेवा नहीं कराते हैं। जो उस लायक है उसी को बुलाते हैं अपने दरबार। बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज अपना समय देने के लिए। हमारे साथ सीए अजय वर्धमान जी थे, जिनको आप सुन रहे थे। इन्होंने अपने प्रोफेशनल जीवन को जीने के साथ साथ धर्म और समाज के जिस प्रकार का एक बड़ा बीड़ा उठाया है, आपने सुना कि एक बड़े उद्देश्य को लेकर जब इन्होंने हनुमान मंदिर का स्थापना कराया और प्रभु श्री राम की कथा को कहवाने के लिए इतना बड़ा आयोजन कराया, तो कई सारे ऐसे लोग थे जो इन्होंने इनको आश्वासन दिया कि हम इनका सहयोग करेंगे, लेकिन जब वक्त आया सहयोग करने का तो गायब हो गए। और कई बार कुछ लोग ऐसे भी थे जिनसे कोई उम्मीद नहीं थी, वो भी पूरा बढ़ चढ़ के सहयोग किए। तो निश्चित तौर पे जब कोई भी ऐसा आयोजन होता है तो उसमें ईश्वरीय शक्तियां भी रहती है जो पूरी तरह से सहयोग करती है। आप भी जरूर अगर किसी भी पैसे में है तो कुछ न कुछ सामाजिक और धार्मिक कार्यों का आयोजन करते रहिए और एक विश्वास के साथ करिए कि भगवान ने अगर आपको कुछ दिया है तो उसका कुछ अंश भगवान के भी हिस्से में रखना चाहिए। हालांकि हम और भी आगे बातचीत करेंगे, जब पार्ट 2 इस पॉडकास्ट का आएगा तो उसमें हम और भी धर्म, समाज, कैरियर, इन सही विषयों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नमस्कार पूर्वांचल। आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो आप दूसरों को भी साझा करिए और पूरा प्रयास करिए कि अगर भात रानी की धरा पे रहने वाला एक व्यक्ति अजय वर्धमान जो सीए बनते हैं और इस प्रकार के सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, तो इस भात रानी की धरा से और भी सीए अजय वर्धमान निकले जो समाज को हर प्रकार से मजबूत करे। जहां शिक्षा की आवश्यकता हो, जहां स्वास्थ्य की आवश्यकता हो, जहां व्यवसाय की आवश्यकता हो, जहां रोजगार की आवश्यकता हो, कोई प्रोफेशन न छूटे। और इस प्रकार के जागरूक लोग, इस प्रकार के जिम्मेवार लोग जब इस प्रकार से हमारे समाज से निकलेंगे तो निश्चित तौर पे समाज में जो भी व्याप्त चुनौतियां हैं, जो भी व्याप्त परेशानियां हैं, उन सभी चीजों का समापन होना है और निश्चित तौर पे एक स्वच्छ और सुथरा एक समाज का निर्माण होना है और भारत उस दिशा में आगे बढ़ेगा और हम सभी मिलकर सशक्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।